अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम CC3.1 चैप्टर 18 के पेज 3 में नॉर्मलाइजिंग का जो प्रोसेस है, हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मलाइजिंग में इसका जो नंबर 2 है, तो इसकी कुछ डायग्राम है यहाँ पे। इसमें एक वर्टिकल लाइन है और इसको जो है वो राइट साइड पे निकल रही है। तो वर्टिकल लाइन में इसका जो एक ग्राफ जा रहा है, इसका जो एरो जा रहा है, और वर्टिकल लाइन में इसका जो एरो जा रहा है वो यूसीटी की जो ग्राफ है उस पर जाके वो रुक रहा है। तो इसकी वर्टिकल लाइन में यहाँ पे यूसीटी है और यूसीटी के आगे जो है एक डॉटेड डॉटेड लाइन है। तो इसके ऊपर थोड़ा ले जाके उन्होंने जो है वो एक लाइन को राइट साइड पे खींचा और फिर सीधा उसकी जो कूलिंग जो है वो जो कूलिंग का ग्राफ है वो नीचे गिरा दिया है। तो मकसद नॉर्मलाइजिंग में सिर्फ जो है वो इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो है वो गर्म किया जाता है, स्टील को हीट किया जाता है। लेकिन इसके लास्ट पेजेस में हमने जो अनीलिंग प्रोसेस पढ़ा था, इसको दो तरह का जो टेम्परेचर स्टील को दिया जाता है, एक फुल क्रिटिकल टेम्परेचर और एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में, और इसके अलावा सब क्रिटिकल टेम्परेचर जो है अभी उसमें जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग में सिर्फ अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे स्टील को हीट किया जाता है और उसके बाद उसको कूल करने के लिए उसका जो ग्राफ है वो नीचे गिरा देते हैं। और ये डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है, कितने अलाई हैं उसमें, और कितने उसमें जो कार्बन है, और कितना उसको जो है वो किस कैटेगरी पे उस मेटल को रखना है, और उसके मुताबिक उसकी जो कूलिंग जो है वो की जाती है। और ये डिपेंड करता है कि मेटल के अलाई क्या हैं और उसमें कितने एलिमेंट हैं, उसमें कार्बन की रेशियो क्या है, उसको जब हार्ड या स्ट्रेंथ उसको या टफ रखना है, उसी के मुताबिक उसको जो है वो कूल किया जाता है। यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इज जनरली यूज फॉर द स्टील। और नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो आमतौर पर स्टील पे इस्तेमाल किया जाता है। द टेम्परेचर्स क्लीम एंड होल्डिंग में बी एग्जैक्टली द सेम एज फॉर द अनीलिंग। टेम्परेचर का जो एक लिमिट तक अप करना है, उसके बाद उसका जो होल्डिंग पॉइंट है वो सेम एज ए अनीलिंग प्रोसेस ही की तरह है। However, the steel is removed from the furnace after the soaking period to be allowed to the cool in the still air. However, the steel is removed from the furnace after the soaking period to be allowed to cool in still air. और इसके बाद जो स्टील को जो है, ताहम स्टील को सोकिंग पीरियड के बाद जो है वो फर्नेस से रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जो कूलिंग है वो एयर में की जाती है। तो इससे पहले जो अनीलिंग का प्रोसेस था, उसका जो होल्डिंग और उसका जो क्लीमिंग टेम्परेचर था वो सेम ही था उसका भी, लेकिन उसमें ये था कि जो स्टील है, स्टील को फर्नेस के अंदर ही उसको जो है वो कूल किया जाता था। और नॉर्मलाइजिंग में क्या किया जाता है कि स्टील को फर्नेस से बाहर जो है वो नॉर्मल आबो हवा में उसको जो है वो कूल करते हैं। यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। दिस प्रोड्यूसेस ए मच फाइनर ग्रेन स्ट्रक्चर देन अनीलिंग एंड ऑल्दो द सॉफ्टनेस एंड द डक्टिलिटी इज रिड्यूस्ड। और उससे उसकी जो सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीज, और इसी तरह उसकी जो हार्डनेस और स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो लास्ट पेजेस में जो अनीलिंग में क्या था, उसकी जो हार्डनेस और स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और उसकी जो सॉफ्टनेस और जो डक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर मोर इम्पोर्टेंटली द टफनेस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज वास्टली इम्प्रूव्ड। और ख़ास तौर पर जो टफनेस है और उसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि नॉर्मलाइजिंग में इसकी जो टफनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी जो टफनेस है जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में वो इंक्रीज हो जाती है, और इसी तरह इसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो भी साथ इम्प्रूव हो जाती है, और इससे जो इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अदर हैंड इसकी जो सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो अनीलिंग प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि जब मेटल हार्ड या उसमें स्ट्रेंथ वगैरह आ जाती है तो उसको जो है वो सॉफ्ट और उसमें सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी लाने के लिए अनीलिंग प्रोसेस किया जाता है। तो उसकी जो हार्डनेस और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और उसकी जो सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी अप हो जाती है। लेकिन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि इसकी जो हार्डनेस और स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसकी जो टफनेस है और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ वो जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन इसकी जो डक्टिलिटी और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो डिक्रीज हो जाती है।
तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में जो स्टील है वो फर्नेस से जो है वो अब हवा में उसको जो है वो कूल किया जाता है। तो तो नंबर 1 में हमने एनीलिंग और नंबर 2 में नॉर्मलाइजिंग और नंबर 3 में अभी हम इसकी जो हार्डनिंग प्रोसेस है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हार्डनिंग प्रोसेस में जो है वो इसको सीधा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर इसको जो है वो हीट किया जाता है। और फिर इसमें दूसरे प्रोसेस से डिफरेंट ये है कि इसको जो रैपिड कूलिंग की जाती है, मतलब होल्डिंग और सोकिंग टेम्परेचर के बाद इसको जब फर्नेस से निकालते हैं तो निकालने के फौरन बाद इसको जो है वो किसी वाटर ब्राइन या ऑयल में इसको जो है वो डिप किया जाता है और उससे जो है इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। यहां से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इन द थर्मल हार्डनिंग ऑफ द स्टील द एलॉय मस्ट बी टेकन अबव इट्स अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एज विद ऑल द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डिस्कस दस फॉर। यहां तक इसको देखते हैं। और हार्डनिंग प्रोसेस को थर्मल हार्डनिंग प्रोसेस भी कहते हैं और इसको जो है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको जो है वो हीट किया जाता है और इसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जैसे दूसरे प्रोसेस है इसी तरह उसको भी जो है हीट किया जाता है एंड सॉल्ट फॉर द सेम पीरियड। और इसी तरह से सेम उसका जो सॉकिंग पीरियड रखा जाता है। द मेजर डिफरेंट इज इन द कूलिंग साइकिल वेयर कूलिंग इज जनरली रैपिड। और इसमें जो मेजर डिफरेंट ये है दूसरे प्रोसेस की निस्बत कि इस प्रोसेस में इसका जो रैपिड कूलिंग की जाती है, मतलब जब इसको जो पूरे तरीके से अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाके और फिर उसका जो सॉकिंग पीरियड है उसके बाद इसको जब फर्नेस से निकाला जाता है तो फिर इसको जो है रैपिड कूलिंग की जाती है। यहां से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर प्लेन कार्बन स्टील द स्टील मस्ट हैव ए सफिशिएंटली हाई कार्बन कंटेंट टू बी हार्डन्ड बाय द थर्मल हीट ट्रीटमेंट। तो प्लेन कार्बन स्टील में इसके जो कार्बन कंटेंट हैं वो इतने काफ़ी होने चाहिए कि जब उसको थर्मल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है तो प्लेन कार्बन स्टील में इसके जो कार्बन कंटेंट हैं वो इतने काफ़ी होने चाहिए कि जब उसमें थर्मल हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है जब वो किया जाता है तो वो उसको जो है अकोमोडेट कर सके। विच इज जनरली कंसिडर्ड एज ए ग्रेटर देन 0.3% कार्बन। और आमतौर पर जो प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट है वो ग्रेटर देन 0.3% कार्बन कंटेंट उसमें होने चाहिए। यहां से इसको देखते हैं। alloy steel containing carbon content below 0.1% with added manganese, chromium, molybdenum or nickel etc. can be made much harder by the thermal heat treatment process. तो अलाय स्टील में जो कार्बन कंटेंट है वो 0.1% होने चाहिए क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है वो मैंगनीज, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और निकल उसमें ऐड किए जाते हैं। और इससे जो है वो क्योंकि थर्मल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की वजह से क्योंकि उसमें पहले ऑलरेडी अलाय होते हैं और अगर इस पे हम थर्मल हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि प्लेन कार्बन स्टील में जो कार्बन कंटेंट कितने होने चाहिए और अगर हम अलाय स्टील में बात करें तो उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 0.1% से कम होने चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो मैंगनीज, क्रोम, मोलिब्डेनम और निकल होते हैं। क्योंकि इसमें अगर कार्बन कंटेंट ज्यादा होते हैं तो थर्मल हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है। यहाँ से अभी इसको स्टार्ट करते हैं। Some steel specially designed to produce hardness even at very low rates of the cooling। तो कुछ स्टील को जो प्रोड्यूस ही हार्ड किया जाता है, तो सम स्टील को जो डिजाइन किया जाता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है वो हार्ड ही बनाया जाता है इवन उसकी जो कूलिंग रेट है वो वेरी लो हो एंड आर इंक्लूडेड इन ए ग्रुप ऑफ स्टील कॉल्ड एयर हार्डनिंग स्टील। और इस टाइप की जो स्टील है उसको एयर हार्डनिंग स्टील कहते हैं। इस स्टील को जो है एयर हार्डनिंग स्टील कहते हैं। यहां से इसको देखते हैं। द कूलिंग मीडिया फॉर द क्विंचिंग स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इफ द स्टील इज कूल्ड टू क्विकली देन द थर्मल शॉक मे बी टू रैपिड एंड कॉज क्रैकिंग टू अकर इन स्टील। इसको जो है वो क्विंचिंग स्टील भी कहते हैं और इसके लिए जो कूलिंग मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर स्टील को बहुत जल्दी जो उसको ठंडा किया जाता है तो उसमें थर्मल शॉक पैदा होता है मे बी टू रैपिड एंड कॉज क्रैकिंग टू अकर इन द स्टील। तो थर्मल शॉक क्या है कि जब किसी भी स्टील को सडनली अगर वो गर्म है तो उसको ठंडा करें
तो वो भी थर्मल शॉक है। अगर मेटल बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसको अचानक से उसको गर्म करते हैं तो वो भी थर्मल शॉक है। मतलब टेम्परेचर का उसमें जो चेंजिंग, सडनली उसमें चेंजिंग आनी है, उसको जो है वो थर्मल शॉक कहते हैं। तो थर्मल शॉक की वजह से जो मटेरियल में, जो स्टील में क्रैकिंग आने के चांसेस हो सकते हैं। ब्राइन इज कंसीडर्ड टू बी फास्ट एंड कूलिंग मीडिया फॉलोड बाय द वाटर एंड देन ऑयल्स। और ये जो ब्राइन है ये वाटर और ऑयल के बाद बहुत ज्यादा किसी भी स्टील को ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा फास्ट कूलिंग मीडिया है, और इसके बाद वाटर, ऑयल। और तो नंबर 1 में वाटर है, और वाटर के बाद ऑयल है, और ऑयल के बाद जो है ब्राइन जो है वो सबसे ज्यादा कूलिंग, मेटल को कूल करने का जरिया है। तो ब्राइन जो है कली का वाटर होता है। जब रात भर इसको भिगो देते हैं तो इसका जो पानी वो ऊपर आ जाता है। उसी पानी को जो है वो साइड पे निकाल लिया जाता है किसी भी जो है वो स्टील को जो थर्मल शॉक देने के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर बनते हैं कि थर्मल शॉक की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें लैक ऑफ पोरोसिटी है, लैक ऑफ फ्यूजन है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है, या क्रैकिंग। तो थर्मल शॉक की वजह से जब स्टील को, जब क्विंचिंग स्टील को कूलिंग मीडिया उस पर अप्लाई किया जाता है तो उसमें थर्मल शॉक पैदा होता है। तो थर्मल शॉक से जो है वो क्रैकिंग आने के चांसेस होते हैं। तो एयर हार्डनिंग स्टील को हार्ड प्रोड्यूस क्यों किया जाता है? तो जिस स्टील को डिजाइन ही हार्ड किया जाता है उस स्टील का नाम क्या है, वो किस ग्रुप में स्टील आती है, तो उसको एयर हार्डनिंग स्टील के ग्रुप से जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ पे 18.3 यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।